Hello students, welcome to History class 11th. Students, we have discussed about city life in the earlier topic in the earlier video. Now, 3rd century crisis. As we have discussed, Roman Empire was divided into two parts. Early Empire before 3rd century and later Empire after 3rd century. तो 3rd century से पहले और 3rd century के बाद अर्ली और लेटर एम्पायर थे. In the first and second century were by and large period of peace, prosperity and economic expansion. The 3rd century brought the first major sign of internal strain. मतलब ऐसा था कि फर्स्ट सेंचुरी में सेकंड सेंचुरी में इस एम्पायर में बहुत सारी एक्सपेंशन हुई थी, लेकिन 3rd सेंचुरी में थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया था, खींचतान आ गई थी रूलर्स में आपस में. सो ये कब से स्टार्ट हुआ? फ्रॉम 230 यानी कि 230 ईस्वी में द एम्पायर फाउंड इटसेल्फ फाइटिंग ऑन सेवरल फ्रंट साइमल्टेनियसली. एम्पायर ने अपने आप को अलग अलग फ्रंट्स पर, सीमाओं पर अपने आप को एक ही समय पर लड़ते हुए पाया. कैसे? इन ईरान आर न्यू एंड मोर एग्रेसिव डायनेस्टी एमर्ज्ड इन 225. एक तरफ ईरान में सानसेनियन जो एक बड़ी पावरफुल जो डायनेस्टी थी, वंश था, वो पावरफुल वंश जो था वो आगे बढ़ रहा था. विद इन 15 ईयर्स वर एक्सपेंडिंग रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ यूफ्रेट. जिस तरफ ये एम्पायर जो था यूफ्रेट, जिस तरफ मतलब रोमन एम्पायर था उस तरफ फैल रहा था. इन फेमस रॉक्स इंस्क्रिप्शन कट इन 3 लैंग्वेज, शाहपुर फर्स्ट द इरानियन रूलर claimed he had annihilated a Roman army of 60,000 and even captured the eastern capital of Antioch. मतलब उसने एक रॉक कट इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा है, ये ईरानियन रूलर ने, शाहपुर फर्स्ट ने, कि मैंने 60,000 आर्मी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया है और एंटियोक कैपिटल को कब्जे में ले लिया है. Meanwhile, a whole series of Germanic tribes on rather tribal confederacies जैसे अल्मानी, फ्रैंक्स, गोथ्स, ये जर्मेनिक ट्राइब्स थे, यानी कि जर्मन के कुछ कबीले थे जो अपने आप को एक कॉन्फेडरेसी यानी कि ग्रुप में तब्दील कर रहे थे. बिगैन टू मूव अगेंस्ट राइन एंड दान्यूब. इन्होंने भी दान्यूब और राइन रिवर जो कि रोमन एम्पायर में थी उसके साथ साथ चलना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने ये रोमन आर्मी से लड़ाई लेनी शुरू कर दी. एंड द होल पीरियड ऑफ 233 to 280 was repeated invasion of whole line of provinces that stretches from Black Sea to Alps and southern of Germany. तो जर्मनी के साउथ में आल्प्स और ब्लैक सी में जो प्रोविंसेस फैले हुए थे रोमन एम्पायर के, उनके ऊपर इन जो कबीले थे उनकी कन्फेडरेसीज ने, ग्रुप्स ने हमला किया. द रोमन वर फोर्स टू अबंडन मच ऑफ द टेरिटरी बियॉन्ड द दान्यूब. दान्यूब से आगे आने, दान्यूब रिवर से आगे आने वाली जितनी भी टेरिटरी थी उसका कब्जा उनको छोड़ना पड़ा मजबूरी में. दिस पीरियड वर कॉन्स्टेंटली इन द फील्ड अगेंस्ट द रोमन एंड कॉल्ड बारबेरियंस. और दान्यूब के जो एरिया छोड़े गए इनको उन्होंने बारबेरियन कहकर छोड़ दिया कि यहाँ पर रहना बहुत काफ़ी मुश्किल है, इनके ऊपर रूल करना काफ़ी मुश्किल है, तो उन एरियाज को इन्होंने अबंडन कर दिया. द रैपिड सक्सेशन एम्पायर इन द 3rd सेंचुरी. एक 3rd सेंचुरी में क्या हुआ? 47 ईयर्स में 25 एम्पायर चेंज हो गए. इसने भी क्या कर दिया, जो रोमन एम्पायर की स्टेबिलिटी थी उसको अफेक्ट किया. तो स्टूडेंट्स, ये था 3rd सेंचुरी क्राइसिस. इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट वाज 3rd सेंचुरी क्राइसिस. तो 3rd सेंचुरी क्राइसिस में आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे कि 3rd सेंचुरी तक रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश करता रहा अपनी न्यू टेरिटरीज, मतलब फलता फूलता रहा. उसके बाद 230s में क्या हुआ, ये जो रोमन एम्पायर था ये काफ़ी जगह पर एक टाइम पर लड़ रहा था. उसी टाइम में सानसेनियन एम्पायर जो था, मतलब ईरानियन एम्पायर, वो पावरफुल बनता गया. उन्होंने यूफ्रेट के पास भी बहुत सारा एरिया जो था वो कब्जे में ले लिया था, और जिस तरह से वो कहता है कि 60,000 की आर्मी को उसने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया और एंटियोक को अपने कब्जे में ले लिया.
फिर उस दूसरी तरफ जर्मेनिक ट्राइब जो थे उन्होंने दान्यूब और राइन के आसपास, ये रिवर्स हैं दोनों, इनके आसपास के एरिया थे उनके ऊपर इन्वेडिंग का मतलब था हमला करना, इन्वेडिंग करनी शुरू कर दी थी, जिससे क्या हुआ कि मजबूरन रोमन एम्पायर को वो एरिया जो था छोड़ना पड़ा, जो आसपास दान्यूब के आसपास का एरिया था। ये कहकर छोड़ दिया कि यहाँ पर रहना जो है, रहने वाले जो हैं वो बारबेरियन हैं। उसके बाद एक और कॉज था थर्ड सेंचुरी क्राइसिस का, वो था 25 एम्पायर 47 ईयर्स में चेंज हो गए। इसका मतलब रैपिड सक्सेशन चलता रहा, एकदम से राजा हटा और नया बन गया, नया बना और हट गया, इस तरह से चलता रहा, जिससे क्या रोमन एम्पायर की जो स्टेबिलिटी थी वो वीक हो गई। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जेंडर लिटरेसी एंड कल्चर। वन ऑफ द मोर मॉडर्न फीचर ऑफ रोमन सोसाइटी वाज द वाइड स्प्रेड प्रेवलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली आप सभी जानते होंगे, जिसमें एक पिता, एक माता और बच्चे ये रहते हैं, उनको कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली। रोमन एम्पायर में ये काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड था। एडल्ट सन डिड नॉट लिव विद देयर फैमिलीज, जो बच्चे बड़े हो जाते थे वो अपनी फैमिलीज के साथ नहीं रहते थे। इट वॉज एक्सेप्शनल फॉर द अडल्ट ब्रदर टू शेयर कॉमन हाउस होल्ड शेयर जरूर करते थे वो जो अडल्ट ब्रदर्स थे। ऑन द अदर हैंड स्लेव्स वर इंक्लूडेड इन द फैमिली एज द रोमन अंडरस्टूड दिस। हर रोमन फैमिली में स्लेव्स होते थे। बाय द लेट रिपब्लिक द टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज वाज one where wife did not transfer to her husband authority but retain full right to the property of her natal family। एक मतलब कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम था मैरिज का, जिसमें क्या था कि औरतें जो थी वो कभी भी अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफ़र नहीं करती, मतलब अपने आप को अपने हस्बैंड के अंडर सबमिट नहीं करती थी। वो अपनी नेटल यानी कि फादर की फैमिली में जो प्रॉपर्टी है उसका शेयर वो रखती थी। While the woman's dowry went to the husband for duration of marriage, the woman remained a primary heir of the father and became the independent property owner of her father after her father's death। अपने पिता की प्रॉपर्टी का उसमें उसका शेयर होता था, तो पिता की प्रॉपर्टी में उस औरत का, और जब पिता की डेथ हो जाती थी उस प्रॉपर्टी के ऊपर उसका हक हो जाता था। The Roman women enjoyed considerable legal rights in owning them and managing property। So property में उनका legal हक था। In other words, laws in the marriage couple was not on financial entity but two, and the wife enjoyed complete legal independence। Divorce जो था relatively easy and needed no more than a notice intent to dissolve the marriage। एक छोटा सा नोटिस आता था जिसमें क्या लिखा होता था कि इस मैरिज को हम ज़्यादा टाइम नहीं रखना चाहते, हम इसको डिसॉल्व करना चाहते हैं, तो मैरिज ख़त्म हो जाती है। ऑन द अदर हैंड मेल्स मैरिड इन देयर लेट 20s और अर्ली 30s, वुमेन वर मैरिड ऑफ इन द लेट टीन्स और अर्ली 20s। मतलब वही बात, लेट टीन्स मतलब 16, 17, 18 की एज में या फिर 20, 21 की एज में उनकी मैरिज हो जाती थी। लेकिन मेल्स की मैरिज जो थी वो लेट 20s यानी कि 29, 28, 29, 30, 31, 32 इसके आसपास हो जाती थी। इस तरह से गैप था, एज गैप था हस्बैंड और वाइफ के बीच में, जो थोड़ी सी इनइक्वलिटी लाता था। मैरिजेस वर जनरली अरेंज्ड एंड देयर इज नो डाउट दैट वुमेन वर ऑफन सब्जेक्ट टू डोमिनेशन बाय देयर हस्बैंड। तो मतलब हस्बैंड के द्वारा डोमिनेट की ही जाती थी, क्योंकि एज गैप होता था, अरेंज मैरिजेस होती थी। Marriages were generally arranged and there is no doubt that women were often subject to domination by the husband। एक अगस्टस है, great Catholic bishop who spent most of his life in North Africa, tell us that his mother was regularly beaten up by his father and that mother the most other wives of the locality ऑफ स्मॉल टाउन जहाँ पर वो रहता था, वहाँ पर अलग अलग जगह पर बहुत सारी औरतों को मारा पीटा जाता था। फाइनली फादर हैड सब्सटेंशियल लीगल कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, समटाइम्स शॉकिंग डिग्री। फॉर एग्जांपल लीगल पावर ऑफ द लाइफ एंड डेथ, एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन बाय लीविंग देम आउट इन द कोल्ड डाइज। तो फादर का फैमिली के ऊपर काफ़ी कंट्रोल होता था। ऐसी शॉकिंग डिग्री तक कंट्रोल था कि जब उनको कभी ऐसा बच्चा पैदा हो जाता था जिसकी उनकी ज़रूरत नहीं थी, तो फादर उसको बाहर भी छोड़ देता था ठंड में मरने के लिए।
सो दीज वर द फैमिली टाइज जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं। थर्ड सेंचुरी क्राइसिस और फैमिली टाइप ये हम पढ़ चुके हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िए। थैंक यू।